सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता त्रिशा भट्टाचार्य GGIC कटरा से। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम का नियम। ओम का नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन या बेस हमने कक्षा 10वीं में सीखा है। अब हम ओम के नियम को डिटेल में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स और अवयव को जानेंगे। ओम का नियम डिफाइन करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़ना है, उसको हमें समझना है, वो है परिपथ। क्या होता है परिपथ? चलिए एक उदाहरण देते हैं। अगर आपने स्विच ऑन किया तो आपका पंखा चलने लगता है, ठीक है। अगर आपने प्लग को लगाया तो आपकी मिक्सी बटन दबाने पर चलने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लग लगाने के बावजूद आपकी मिक्सी नहीं चली या कोई भी यंत्र है वो नहीं चला, तो आप सबसे पहले प्लग निकालते हो, प्लग को चेक करते हो, तो कभी कभार ये भी एक तरह से उसमें त्रुटि दिखाई देती है कि उसकी तार निकल गई है। तार निकल जाने की वजह से आपका जो परिपथ है वो कंप्लीट नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, इसीलिए उस पूरे सर्किट में या परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहती। तो यहाँ से वो टर्म आता है परिपथ या सर्किट। तो क्या हुआ? परिपथ विद्युत धारा का सतत और बंद पथ परिपथ कहलाता है। आपको बंद पथ चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। स्विच अगर गया है अंदर तो वो सप्लाई से जुड़ा है, सप्लाई मतलब जहाँ विद्युत आ रही है, सप्लाई से जुड़ा है। तो सप्लाई तक आप जो है मिक्सी को किससे जोड़ोगे? तार से जोड़ोगे। अगर बीच में कोई ब्रेक हो गया है, कहीं से टूट हो गई है, तो वो मिक्सी काम नहीं करेगी क्योंकि उसको एक बंद परिपथ नहीं मिला है। तो परिपथ को डिफाइन करेंगे, उसको परिभाषित करेंगे। परिपथ क्या है? विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को परिपथ कहते हैं। तो सबसे पहले हमने परिपथ यानी सर्किट को समझा। सबसे पहले हमने किस टर्म को समझा? हमने सबसे पहले परिपथ को समझा। अब हमको ओम्स का नियम पढ़ना है और ओम्स के नियम में को हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे, चित्र के द्वारा देखेंगे। तो उसमें कुछ अवयव इस्तेमाल होते हैं या किसी भी सर्किट, किसी भी परिपथ को जब आप बनाते हो तो उसमें अलग अलग किस्म के अवयव की दरकार पड़ती है। तो आइए इनमें जो विद्युत से जुड़े कुछ परिपथ हैं और जो अवयव हैं उनके बारे में हम जानते हैं। हम लिखते हैं महत्वपूर्ण अवयव व उनके प्रतीक। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है वो है आपका सेल। सेल सेल क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक सेल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये एक आपका सेल, ठीक। इसमें आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर का पोर्शन है ये क्या होता है? इसमें थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ होता है, ये प्लस होता है। थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला हुआ होता है, एक आपके सिलिंड्रिकल छोटा सा, ये प्लस होता है और ये जो पीछे का एकदम प्लेन वाला भाग है ये माइनस होता है। तो ये आपका सेल है, इससे आप परिचित हैं। और इसमें लिखा भी होता है इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। आप चाहें तो मैं इसको और क्लोज लाती हूँ, आप देख पाए। देखिए, देख पा रहे हैं प्लस और माइनस दिख रहा है।
नेक्स्ट इसका चिन्ह, जब हम इसे परिपथ में इस्तेमाल करेंगे तो चिन्ह क्या होगा? ये परिपथ का साइन है, ये आपका एक सेल, जो बड़ी रेखा है वो प्लस को शो करती है, जो छोटी रेखा है वो माइनस को शो करती है। दूसरा जो अवयव आता है वो है आपका बैटरी। बैटरी क्या है? दो या दो से अधिक सेल को अगर आप कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये बैटरी बनेगी। देखिए मैंने क्या करा, प्लस माइनस, फिर इसका प्लस माइनस ऐसे जोड़ा है। तो दो या दो से अधिक, आप चाहे तो यहाँ पर तीसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा होगा अपने टॉर्च में जो पुराने टॉर्च आते हैं बड़े वाले होते थे, उसमें 2 या 3 इससे बड़े वाली बैटरी जलती थी। तो आप उसको ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा है, प्लस माइनस, इसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ये मेरी एक बैटरी है। दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को, संयोजन को हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो इसका चिन्ह क्या होगा बच्चों? एक बैटरी, एक सेल आया और दूसरा सेल आया। देखिए वही है ना, प्लस माइनस, माइनस के साथ प्लस जुड़ा, फिर आगे माइनस। अगर आप 3 डालना चाहो 3 हो जाएंगे, 4 डालना चाहो 4 हो जाएंगे। लेकिन सेल और बैटरी में आपने अंतर समझ लिया। एक सिंगल सेल मतलब एक आपका इस सेल की बात हो रही है, ठीक है, जो ऊर्जा प्रदान करेगी, वैद्युत ऊर्जा प्रदान करेगी। एक या एक से अधिक अगर आपने सेलों को कंबाइन किया, संयोजित किया, तो वो क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। ठीक। तीसरा अवयव जो पढ़ेंगे वो है प्लग कुंजी अथवा स्विच। ठीक है, प्लग कुंजी अथवा स्विच, इसमें 2 केस हैं, खुली और प्लग कुंजी अथवा स्विच बंद। किस तरह से इसको शो करेंगे? पहले आप समझिए। खुली मतलब आपका जो स्विच है वो ऑफ अवस्था में है, आपका जो स्विच है वो ऑफ अवस्था में है, ठीक है, मतलब वो सर्किट को पूर्ण नहीं कर रहा है। और बंद मतलब आपने स्विच को ऑन कर दिया है, तो परिपथ को उसने बंद कर दिया। ठीक, तो हम किस तरह से उसको प्रदर्शित करेंगे सर्किट में? ये खुली हुई ऐसे भी शो कर सकते हैं, अथवा ये भी तरीका है। ठीक, और बंद है मतलब आपने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब आपने परिपथ को पूर्ण कर दिया है। स्विच दबाकर परिपथ कंप्लीट हो गया। उसको कैसे शो करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये क्या है आपका? ये है तार संधि। ये क्या है आपका? तार संधि। तार संधि आपने कहाँ देखा है? जब दिवाली के बल्ब लगाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 तार, जैसे मान लीजिए आपकी लड़ी है, लड़ी की तार छोटी है, आपको घर तक कनेक्शन करना है, आप क्या करते हो? आप 2 तार ऐसे लेते हो और ऐसे पेंच करके उसे जोड़ देते हो, यही करते हो। या कहीं पर भी तार को लंबा करना हो तो आप क्या करते हो? तार लेते हो, तार पे ऊपर रबड़ चढ़ी होती है या प्लास्टिक चढ़ा होता है, उसको आप छीलते हो, आपको आपकी वायर नज़र आती है, तार अंदर से दिखता है, दूसरे की भी आप उसका जो कवर है, चाहे वो प्लास्टिक का हो रबड़ का, उसको भी आप हटा देते हो, फिर दोनों को ऐसे मोड़कर जोड़ देते हो, उसे तार संधि कहते हैं। तो तार संधि को हम किस तरह से शो करेंगे बच्चों? ये एक तार है
और ये तार, ये तार संधि है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट जो हम करते हैं वो है आपका, इसे कहते हैं तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग का मतलब, परिपथ में कई बार ऐसा होता है कि एक तार ऐसे जा रही है और एक तार उसके ऊपर टच नहीं कर रही है, ऐसे निकल के जा रही है, मतलब हमने उन दोनों का कवर हटाकर उनको आपस में नहीं जोड़ा है, बस एक तार ऐसे जा रही है और एक तार उसके ऊपर से जा रही है। ठीक है, ये टच तो कर रही है लेकिन एक दूसरे के परिपथ में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, बस उसके ऊपर से होके गुजर रही है, तो ये एक दूसरे को टच जो है नहीं करती है। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, ये तार गई है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट जो पे अब हमें पढ़ना होता है वो है हमारा एमीटर। एमीटर को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, एमीटर एक इस तरह की युक्ति होती है जिसके द्वारा हम करंट को नाप सकते हैं। एमीटर यूजुअली मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में हमारे विद्युत को नापता है। ठीक है, इसको हम शो कैसे करेंगे, इस तरह से। इसका चिन्ह क्या होता है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, समांतर क्रम में लगता है। इसको कैसे हम शो करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा अवयव है वो है प्रतिरोध। इन टर्म्स को आप जानिए, प्रतिरोध के बारे में तो डिटेल स्टडी है आपके ओम्स के नियम में ही, 10th में भी आपने पढ़ा था, रेजिस्टेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में। प्रतिरोध मतलब जो हमारे परिपथ में रुकावट पैदा कर रही है, किसी भी प्रकार की रुकावट जो परिपथ में होती है, करंट के परिपथ में, विद्युत परिपथ में, करंट सर्किट में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है बच्चों, ये प्रतिरोध का चिन्ह। नेक्स्ट है आपका, आपने ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका परिवर्ती प्रतिरोध। एक यंत्र होता है जिसे रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट की सहायता से हम प्रतिरोध का मान अपने परिपथ में ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा या कम कर सकते हैं। रियोस्टेट का जो प्रतिरोध है वो चेंजेबल है, बदल सकता है, परिवर्तित हो सकता है, तो इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। इसको शो करते हैं या तो ऐसे या तो ऐसे। और जो लास्ट अवयव है जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है बल्ब। बल्ब सर्किट में कैसे शो होता है, ऐसे। इन अवयवों के बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है और इनका चिन्ह इसलिए आपको समझाया जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग प्रैक्टिकल में आपको करना है। प्रयोगात्मक कार्य में आपके पास जो भी परिपथ का चित्र होगा, जो भी सर्किट डायग्राम होगा, उनमें इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया गया होगा। तो अगर आप इनको पहचानोगे नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रकार का प्रयोग करने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए इन चिन्हों को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपके प्रयोगात्मक कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान देगा और इसको जानने से आप जो है किसी भी सर्किट को, किसी भी परिपथ को का डायग्राम जो दिया होता है उसको आप रीड कर सकते हो आराम से। ठीक, अब हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, वो है आपका ओम्स का नियम।
तो शुरू करते हैं ओम का नियम। ओम को नियम करने के लिए सबसे पहले हम उसका परिपथ देखते हैं। ये आपका एक क्या है, परिवर्तित प्रतिरोध है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया। मैंने बताया था वोल्टमीटर हमेशा समांतर में लगता है। और इससे आगे मैं क्या लगाऊंगी, एक अमीटर जो कि श्रेणी क्रम में लगता है। और इसके साथ में लगाऊंगी बैटरी। 2 का सेल मैंने लिया है और एक कुंजी। ये मेरा सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम मैं इसलिए और आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन हमारे प्रयोगात्मक कार्य में भी है। तो ओम के नियम समझते समझते हम उसके परिपथ को भी जानेंगे। ओम के नियम के लिए हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं। इसमें एक रियोस्टेट होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं प्रत्यवर्ती प्रतिरोध। एक अमीटर होता है जो विद्युत को नापता है और एक आपका वोल्टमीटर होता है जो आपके इसको नापता है, विभवांतर को नापता है। ये आपका सोर्स है, बैटरी लगाई मैंने, और ये आपकी कुंजी है ताकि मैं सर्किट को ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकूँ। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है कि आई और बी के बीच का ग्राफ प्लॉट किया जाता है। आई और बी में रीडिंग ली जाती है। किस तरह से रीडिंग ली जाती है, देखिए, चूँकि ये आपका चेंजेबल है तो आप इसको चेंज कर सकते हो अथवा आप बैटरीज को चेंज करके भी ये रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज हो जाएंगी तो आपके बी और ए में डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली आप जैसे ही कुंजी को ऑन करोगे, ये ऑन है, आपका मतलब आपने परिपथ कंप्लीट कर दिया। तो आपको बी और आई में साइमल्टेनियसली आपके जो आपके यंत्र है उसमें रीडिंग नज़र आएगी। तो मान लीजिए कि अगर ये रीडिंग 2 आ रही है, 2 एम्पियर, ऐसे ये मिली में ज़्यादातर रहता है, मिली एम्पियर ले लेते हैं, तो ये करीब आपकी मान लीजिए 2 वोल्ट आई, या आप कह सकते हैं 2.5 वोल्ट आई। तो एक हम सिर्फ एक अज्यूम करके चल रहे हैं। और जब आप इसको चेंज करोगे, या तो आप बैटरी की संख्या बढ़ाइए या रियोस्टेट से आप चेंज कर सकते हो, तो आपको दिखाई देगा कि जो एम्पियर है, अगर इसकी रीडिंग बढ़ी है तो इसी के पैरेलल इसकी रीडिंग भी बढ़ जाएगी। या आप एक्सपेरिमेंटली जब हम क्लासरूम में करेंगे अपने लैब में तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम ये देखते हैं, हम इसमें क्या देखते हैं कि V जो है वो I के अनुपाती चल रहा है, ठीक है। तो जब ये I के अनुपाती चलेगा तो जब भी हम अनुपाती का साइन हटाते हैं तो कौन आता है, नियंतांक, ठीक है। तो V/I एक नियंतांक हो गया और इस नियंतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इस नियंतांक को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ये जो R है ये चालक का प्रतिरोध है, मतलब जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे ही I आपका बढ़ता चला जाएगा, उसी अनुपात से बढ़ेगा। इसको ओम का नियम कहते हैं। तो आइए ओम के नियम को परिभाषित करें। तो परिभाषित कैसे करेंगे, परिभाषा आपके सामने लिखी है कि चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है V और जो उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है I, वो समानुपाती है। मतलब हम कहेंगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस कंडीशन में यदि चालक की भौतिक अवस्था है, डेफिनेटली हमने यहाँ कोई अवस्था नहीं बदली, उसकी लंबाई नहीं बदली, ताप वही है क्योंकि आप रूम टेम्परेचर पे अपने लैब में या अपने लैब में आप काम कर रहे हो,
पदार्थ की प्रकृति, डेफिनेटली आपने जो तार लिया था, अगर कॉपर की लिए, एल्यूमिनियम की लिए, वही तार आप लेके चल रहे हो। और उसका अनुप्रस्थ काट, जिसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, उसका जो जिस पोर्शन को हमने लिया उसका क्षेत्रफल, अगर वो नियत है तो आपके विभवांतर, जो इनके सिरों के मध्य विभवांतर है और जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक दूसरे के समानुपाती होगा। इसका हम ग्राफ भी अगर बनाएं, ये मेरा V है और ये मेरा I है दोनों एक्सेस पर, तो ओम का नियम मानने वाले चालकों का ग्राफ एकदम सीधा आता है। ओम का नियम मानने वालों का जो ग्राफ है वो एकदम सीधा आता है। तो आज हमने ओम का नियम पढ़ा, आज हमने परिपथ के बारे में जाना। हमने परिपथ को जब हम ड्रॉ करेंगे, जब चित्र बनाएंगे, चित्र से उसको सिंबलाइज करेंगे, तो उसमें यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अवयवों को देखा, उनके चिन्हों को जाना और ओम के नियम को पढ़ा। अब कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, V अपॉन I इक्वल टू R आया, इस R, इस प्रतिरोध, इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे और इसके अलग अलग कंडीशंस को स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। कृपया आप कार्य को पूरा करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।